भाई, तो बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था टैक्स रिजीम्स का, क्या ऐसा ही है? तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल टैक्स रिजीम की। टैक्स रिजीम में हम बात कर रहे थे एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम की। तो हमने ये कहा था कि सम ऑफ इनकम, ठीक हो गई बात, ये बात हमने देख ली थी। नॉर्मल स्लैब रेट्स विल बी एप्लीकेबल। रेट्स भी कौन से लगेंगे? नॉर्मल वाले स्लैब रेट्स लग जाएंगे, ठीक है। Expenses will be allowed to be deducted under respective head of income. Losses are allowed to be adjusted and carried forward as per the provisions of इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। जहाँ जहाँ मैं कभी अगर ऐसे लिखूँ ना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसका मतलब होता है एज पर द लॉ ऑफ या एज पर द सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और हमने क्या पढ़ा था? डिडक्टेबल अलाउंसेस are allowed against NTR income. Tax credits are allowed to be deducted. मोटी मोटी बातें लिख लो आप। ये सारी बातें हम कल पढ़ चुके हैं, याद आ रही हैं बातें ये वाली? हमने सारी बातें समझ ली थी, मैंने कहा था बस कल मैं इसको लिस्ट डाउन करा दूंगा, आपको लिखवा दूंगा आपको। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम की जो इनकम है उनमें ये खुसूसियात पाई जाएंगी, उसके साथ हम ये ट्रीटमेंट कर सकेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, एनटीआर इनकम फोर्थ पॉइंट कौन सा वाला बेटा? Losses are allowed to be adjusted and carried forward as per the provisions of Income Tax Ordinance 2001. Losses are allowed to be adjusted and carried forward. CF मतलब carried forward as per the provisions of Income Tax Ordinance 2001. Against NTR income ये क्या, इसको ये कह रहे हो यार? ये इनकम ही की तरह तो लिखा हुआ है, इसमें से क्या है भाई? इसमें से इसके अलावा और इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है?
अच्छा, दूसरी तरह की जो इनकम हो, जो दूसरी जो रिजीम होती है, जो दूसरी रिजीम होती है, इसके मुखालिफ या इसके अगेंस्ट, वो कहलाती है FTR। जैसे हम कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। All income specified by the law to be taxed under FTR falls under this category. Law specify करेगा, law बताएगा, law ने बताया होगा कि ये वाली इनकम किधर जाएगी, FTR में, ये वाली इनकम किधर जाएगी, FTR में, ये वाली इनकम किधर जाएगी, FTR में। लॉ बताएगा, वहां मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, बताऊंगा क्या होगा, यहाँ लॉ बताएगा। Tax deductible collectible on such income will be full and final discharge of tax liability on such income. यूजुअली भी हटा दो, बस ये लिखो, टैक्स इज डिडक्टेबल कलेक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, इस कैटेगरी में लॉस नहीं आ सकता जब इससे कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। तो जिस इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, तो क्या उसमें कभी लॉस आ सकता है? भाई लॉस कब आता है? भाई रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस होगा तो लॉस आएगा, ऐसा ही है ना। अभी हमें बाकी हेड्स के बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ अभी बिजनेस इनकम की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस होगा तो लॉस आएगा, लेकिन जब एक्सपेंस अलाउ ही नहीं कर रहा, मैं आपको इजाजत ही नहीं दे रहा कि इस रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस को लेस कर सकते हो, तो क्या लॉस आ सकता है? लॉस आ नहीं सकता। अच्छा सर, लॉस आ नहीं सकता, लेकिन अगर किसी और का लॉस है, क्या वो इस इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। इसकी डिटेल बातें हम लॉसेज में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल बातें हम किससे पढ़ेंगे? लॉसेज में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी और हेड में लॉस आ जाए, जैसे एनटीआर में लॉस आ जाए, एनटीआर की बिजनेस इनकम में लॉस आ गया, 2 लाख रुपए का लॉस आ गया, और एफटीआर की इनकम के अंदर 4 लाख रुपए का गेन है, तो क्या वो 2 लाख का लॉस और 4 लाख का गेन में नेट ऑफ कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ? ये कहेगा नहीं भाई नहीं, मैं इतना फ्री नहीं करवा रहा आपको, आप अपने घर में रहो, मैं अपने घर में, मैं किसी भी लॉस को अपने आप से एडजस्ट नहीं करूंगा। इसकी डिटेल्ड बातें हम लॉसेस में करेंगे, मैंने सिर्फ अभी एक हिंट दी है आपको जी। इसमें ये तो है ही टैक्स हो रही है, ये इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती, ये होती ही टैक्स है। एग्जेम्प्ट तो उसको बोलते हैं जिसपे कोई टैक्स ना लग रहा हो, इस पे तो टैक्स लग रहा है ना, इस पे तो टैक्स, ये तो है ही वो इनकम जिस पे टैक्स लग रहा है। इस कैटेगरी में एग्जेम्प्ट नहीं होती। अच्छा, और भाई और बातें बता दें सर इसके बारे में। स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स आर एप्लीकेबल on such incomes। हर एफटीआर की इनकम के ऊपर उसका एक स्पेसिफिक रेट एप्लीकेबल। अभी एग्जांपल जाएंगे तो आपको समझ आएगा, अभी तो मैं सिर्फ इसकी खुसूसियात बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल आ जाएगी आपके पास, एग्जांपल्स आ जाएंगी, अभी आ रही हैं मार्केट में। अच्छा, ये वाला रब कर दूं ना, नॉर्मल वाला रब कर दूं? हाँ, क्योंकि ये रब होगा तो फिर एफटीआर की कहानी सही से समझ आएगी।
सर ये FTR की इनकम से मुराद क्या है, कोई एग्जाम्पल दें तो समझ आए। हमने कभी देते हैं एग्जाम्पल। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एटसेट्रा। बाकी की बातें बाद में करेंगे। आपके कोर्स में वैसे भी FTR की इम्प्लीकेशन लिमिटेड है, बहुत कम डिस्कशन है, बहुत लिमिटेड डिस्कशन है, बहुत सिलेक्टेड डिस्कशन है। FTR की कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, सही है, लेकिन सारी हमने नहीं पढ़नी है, CA फाइनल में आएगी। हमारी कोर्स के अंदर गालिब कैटेगरी नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली है। FTR की चीज़ें हैं, बहुत सिलेक्टेड हैं, कम हैं, लिमिटेड हैं, ठीक होगी बात। FTR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1991 में। के अंदर FTR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या सर, और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, होता क्या था? बिजनेस की एग्जांपल ले लो, बिजनेस इनकम की, क्योंकि आपने बिजनेस इनकम वो इनकम है जो आपने पढ़ी हुई है अपनी ज़िंदगियों में। आपने अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस इनकम पढ़ी हुई है। रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, एक्सपेंसेस लेस होने के बाद एक PBT आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या हम में से हर एक को ये सारी बातें पता हैं? शुक्र। थोड़ा सा ज़रा रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, थोड़े से ज़रा एक्टिव होने चाहिए मेरे बच्चों। जागे हुए हो सारे के नहीं? तुम लोगों की खातिर 10 बजे रखता हूँ मैं क्लास, यकीन करो। 9:30 से आया हुआ था मैं, जो 2-4 बच्चे आए हुए थे उनको पता है। तुम्हारी मोहब्बत में 10 बजे रखता हूँ कि तुम लोग आओगे, जाग के आओगे, नाश्ता करके आओगे, चाय पी के आओगे। कितने बच्चे नाश्ता करके आते हैं? हाथ रेस करेंगे प्लीज़। वेरी गुड, आई लाइक दिस। जो बच्चे नाश्ता करके नहीं आते, मेरे बच्चों नाश्ता करके आया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, नाश्ता करके आया करो और चाय पी के आया करो। जब पेट में कुछ जाएगा और चाय पियोगे तो दिमाग खुलेगा। बात समझ आ रही है? नाश्ता ज़रूर करके आया करो। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1991 के अंदर। बिजनेस इनकम के ऊपर आते हैं थोड़ा सा ज़रा। मैंने कहा एक पर्सन है, पर्सन, इनकम टैक्स की दुनिया में पर्सन किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन भी आने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स की दुनिया में पर्सन की डेफिनेशन में 7 तरह के पर्सन आते हैं, जिसमें से हमारे काम के हैं 3, बाकी 4 हमारे को खास काम के नहीं है। बताऊंगा कौन से हैं, लेकिन हमारे काम के 3 हैं अभी भी, और CA फाइनल में भी 3 ही रहेंगे काम के। कौन कौन से 3 हैं? जब मैं पर्सन कहूं तो पर्सन कुड बी इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। और भी हैं, अब कोई बच्चा बोल सकता है सर 3 नहीं है, और भी हैं, डेफिनेशन में तो लिखे हुए। हाँ, तो मैं अभी से बता रहा हूं, और भी हैं। इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। AOP की पूरी टैक्सेशन हम लोग पढ़ेंगे। AOP से मुराद आसान लफ्जों में बता दूं, एग्जांपल ले लो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म, मिसाल के तौर पर मेरी फर्म जो है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पार्टनरशिप फर्म है ना। मैं और मेरा पार्टनर है हमजा, हमारी फर्म है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक है इंडिविजुअल, यानी कि कोई बंदा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करे, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी एक शॉप खोल ली, मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया, सारे पैसे मेरे लगे हुए, मेरा बिजनेस है, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वो कौन सा मोड कहलाएगा, कौन सा पर्सन कहलाएगा? इंडिविजुअल। तो क्या इंडिविजुअल की सैलरी इनकम हो सकती है? कैसी बातें करते हो यार, हो सकती है ना यार। आपका नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं से मुझे याद आ गया, पिछले बैच में भी एक हुमायूं था। A लेवल से है, A लेवल बैकग्राउंड है, बहुत शार्प बच्चा था माशाल्लाह। हुमायूं पिछले बैच में नहीं था, पिछले बैच में था, A लेवल का बच्चा था, एंड ही वाज वेरी शार्प। थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल था,
थोड़ा सा ज़रा नेग्लिजेंट था, 2 क्लास में आया, 1 में नहीं आया, फिर 1 में आया, 2 में नहीं आया, 1 में आया, 2 में नहीं आया, मुझसे बहुत जलील होता था क्योंकि वो बच्चा बहुत तेज़ था, वो बच्चा बहुत अच्छा था। जब मैं डिलीवर कर रहा होता था कॉन्सेप्ट, जब उसका सवाल आता था तो ढंग का सवाल आता था, तो पता लगता था बच्चा समझ रहा है, तबीयत से पढ़ रहा है। और माशाल्लाह ही वॉज वेरी शार्प, और उसने 4 दिए थे, चारों निकाले। मैंने कहा अगर तू रेगुलर आता और तू सारी क्लासें अटेंड करता तो तू सोच छा जाता। खैर, तो 2 अटैम्प्ट में उसने दूसरी अटैम्प्ट दे दी है कैफ़ की, 2 अटैम्प्ट के अंदर कैफ़ उसने कंप्लीट, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह सर मेरे सारे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करे आपको, तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे और अल्लाह पाक इसी तरह सब बच्चों को कामयाब करे, फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे पेपर सबके निकल जाए। अच्छा, तो हुमायूं ने सीए क्वालिफाई किया इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, और हुमायूं की जॉब लग गई अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर, एंग्रो में जॉब लग गई। अब 2 लाख रुपए इनकी सैलरी आती है। तो क्या ये सैलरी इस इंडिविजुअल की है, हुमायूं की है? हुमायूं ने कहा जॉब का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, सेविंग करता हूँ और शाम के अंदर चाय के ढाबे बहुत चल रहे हैं, एक छोटा अच्छा दोस्त के साथ मिलके चाय का ढाबा खोल लेता हूँ मैं, पैसे जमा हो गए। मैंने कहा दोस्त के साथ नहीं, अलग अपने पैसों से। तो क्या अब इस इंडिविजुअल की शाम में उस चाय के ढाबे से बिजनेस की इनकम आना भी शुरू हो जाएगी? डिफेंस में देखो चाय हैं, एक चाय मिलती है 300-300 रुपए की, 200-200 रुपए की। ये आपको बता रहा हूँ, 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, डिफेंस के अंदर लोग गए थे और ये चाय था या पता नहीं कौन सा था, चाय वाला था या कौन सा था, उस पर कश्मीरी चाय पी ली हमने, पता नहीं 350-400 रुपये की कश्मीरी चाय थी। ये मैं आज से 1 साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब वो हुई होगी 500-600-700 रुपये की होगी, 500-600 की तो हुई होगी। तो भाई बुरा बिजनेस नहीं है, पैसे हो तो सोचा जा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा तुमने करना है भाई, तुमने बिजनेस शुरू करना है, बाकी काम लोग करेंगे यार, बहुत है, लोग मिल जाते हैं। तो बिजनेस भी शुरू कर दिया भाई ने, तो शाम में कौन सी भी इनकम आ रही है इनकी, बिजनेस इनकम भी जनरेट हो गई, तो सैलरी इनकम आ रही है, फिर बिजनेस भी खोल लिया, बिजनेस इनकम भी आ रही है, एंग्रो में तरक्की हुई, सैलरी जमा हुई, एक प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो साथ में कौन सी भी इनकम आ रही है, रेंटल इनकम भी आ रही है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, शेयर्स भी ले लिए, बेचे, गेन आ गया, कैपिटल गेन भी आ गया। नहीं सर इस इंडिविजुअल की बहुत सारी इनकम आ रही है, क्या ख्याल है? तो ये सारी की सारी इनकम नॉर्मल वाली सारी क्लब हो जाएंगी और उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई हो जाएगा और इनका टैक्स लग जाएगा। ये सारी इनकम इस इंडिविजुअल की इनकम कहलाएंगी। समझ आ गई बात? टैक्स की दुनिया में पार्टनरशिप इज अ सेपरेट एंटिटी, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोई सैलरी है, तो वो मेरी इंडिविजुअल की इनकम है। मेरा कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मेरी इंडिविजुअल इनकम है। लेकिन मैंने जैसे ही बनाई पार्टनरशिप, वो एक अलग एंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टैक्स की दुनिया में क्या बन जाएगी? अलग एंटिटी बन जाएगी। उसका एनटीएन अलग बनेगा, उसका पीएनएल अलग बनेगा, उसका रिटर्न अलग फाइल होगा, वो एक अलग एंटिटी बन जाएगी, पार्टनरशिप। ठीक है, तो मेरी जो फर्म है एचएम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसका रिटर्न अलग फाइल होता है, उसका पीएनएल अलग बनता है, उसका टैक्स अलग से सबमिट होता है, इंडिविजुअल रिटर्न में नहीं जाता। कैसे जाता है वो एओपी में पता लगेगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो मुश्किल चीज़ है क्या होता है कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, टैक्स की दुनिया में पार्टनरशिप अलग पर्सन है, एक तरह का, ठीक हो गई, अलग पर्सन है। और फिर आती है कंपनी। कंपनी तो आप सबको पता है कंपनी किसको कहते हैं। कंपनी तो होता ही एक अलग इदारा है, एक अलग पर्सन होता है, ठीक हो गई बात। तो जब मैं पर्सन कहूँ, अब मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहा हूँ मैं, कोई बिजनेस इंडिविजुअल भी कर सकता है, पार्टनरशिप के साथ मिलकर भी कर सकता है, और कोई बिजनेस एक कंपनी भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर मुझे एक बिजनेस करना है, टेक्सटाइल कंपनी खोलनी है मुझे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैंने फैक्ट्री किराए पे ली, मैंने मशीनें ली, मैंने माल लिया, फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। सारा सरमाया किसका लगा हुआ है? मेरा लगा हुआ है। पूरा बिजनेस कौन ओन करता है? मैं ओन करता हूँ। पूरी इनकम किसकी है? मेरी है। तो मैंने कहा मुनीर टेक्सटाइल एंटरप्राइजेस, ऐसे ही मैंने खोल लिया बिजनेस अपना, मुनीर टेक्सटाइल एंटरप्राइजेस। तो है तो टेक्सटाइल बिजनेस, लेकिन चला कौन रहा है? इंडिविजुअल। और उसकी इनकम किसके रिटर्न में जाएगी? किसके फॉर्म में जाएगी? मेरे फॉर्म में जाएगी, मेरे रिटर्न के फॉर्म में जाएगी। सिंपल है। लेकिन मैंने कहा यार टेक्सटाइल की क्या फैक्ट्री तो मैं खोल रहा हूँ, मुझे 2 करोड़ चाहिए, मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया है। हुमायूं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? सर मेरे पास भी 1 करोड़ रुपया है। यार आ जाओ पार्टनरशिप करते हैं।
आज आप पार्टनरशिप करते हैं, तुम भी 1 करोड़ दो, मैं भी 1 करोड़ देता हूँ। MH टेक्सटाइल्स, मुनीर हुमायूं टेक्सटाइल्स एसोसिएट्स, मिसाल के तौर पर हमने पार्टनरशिप में पैसे लगाए, पार्टनरशिप में तो वही बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है। ज़्यादा कैपिटल चाहिए, मैंने पार्टनर्स में ला लिया अपने साथ। लेकिन भाई मेरा विजन बड़ा है, मैंने कहा टेक्सटाइल फैक्ट्री खोलनी है, 1 अरब से खोलनी है। अरे सर 1 अरब रुपया कहाँ से आएगा? हमने कहा एक कंपनी बनाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको टोपी कराते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उन सबको हम शेयर्स दे देंगे, शेयर होल्डर बना देंगे उन सबको अपना। बड़ा कंपनी कब बनती है? जब कोई बड़ा काम करना हो, बड़ा कैपिटल हो, बड़ा सरमाया चाहिए, आमतौर पर ऐसे ही होता है ना। तो वही काम एक कंपनी के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों अलग अलग लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों अलग अलग क्या हैं? लीगल स्ट्रक्चर। बात समझ आती है? पर्सन्स की बात, मजीद डिटेल भी आएगी इसकी बातें आगे, डेफिनेशंस आएंगी इसकी। कहाँ था मैं? बैक इन 1991। अब मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है, एक पर्सन बिजनेस कर रहा है। तो अब मैं कहूँ अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब उस पर्सन में इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकता है, ये भी बिजनेस कर सकती है और कंपनी बिजनेस कर सकती है। कभी कभी मेरे मुंह से, मेरी जुबान से निकल जाता है कि एक कंपनी ABC बिजनेस कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस सिर्फ कंपनी कर सकती है, वो बिजनेस कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। भाई एक यूरिया बनाने वाली कंपनी है, तो वो कंपनी सिर्फ यूरिया नहीं बना सकती है, मैं भी सेटअप डाल सकता हूँ यूरिया बनाने का। क्या ख्याल है? बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं अपनी बेकरी भी स्टार्ट कर सकता हूँ बिस्किट्स बनाने की। क्या ख्याल है? तो हमने कहा एक पर्सन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस है टेक्सटाइल का या गारमेंट्स का बिजनेस है। उसका P&L बनेगा तो कैसे बनेगा? हमने कहा सर रेवेन्यू, मिसाल के तौर पर 25 मिलियन का रेवेन्यू लेस कॉग्स। सबसे पहले कॉग्स लेस हुई, मिसाल के तौर पर 18 मिलियन की कॉग्स लेस हो गई। कितना आ गया? 7 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से मैंने एडमिन, फाइनेंशियल और सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, मिसाल के तौर पर 3 मिलियन के। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 4 मिलियन। अब इस 4 मिलियन के ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा, सही है? 4 मिलियन पे मैं क्या लगा दूंगा? टैक्स लगा दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बहुत अजीब है। मेरी इनकम अगर आ रही है ना वाकई में 4 मिलियन, मेरी इनकम 4 मिलियन आ रही है ना, तो मैं कभी भी 4 मिलियन बताना नहीं चाहूँगा। मैं कभी भी ये 4 मिलियन की इनकम बताना, मैं इसको छुपाना चाहूँगा, मैं इसको कम से कम दिखाना चाहूँगा। सर ये आप कम से कम कैसे दिखा सकते हैं? इनकम तो इनकम है, आएगी तो नज़र आएगी, जैसे सूरज है, निकलेगा तो रोशनी होगी। तो इनकम भी जब आएगी तो नज़र आएगी। हमने कहा पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि इनकम आए तो नज़र आए, उसको छुपाने के भी बहुत तरीके हैं। लेकिन चलो आपकी बात मान लेते हैं, इनकम आएगी तो नज़र आएगी। तो लोग क्या करते हैं? अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, जाली एक्सपेंसेस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जाली एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को मैं कि क्या होता है, कैसे होता है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे सैलरी के खर्चे हैं 20 लाख रुपए के। कितने के हैं? असल जेन्युइन खर्चे कितने हैं सैलरी के? 20 लाख रुपए के। मैंने क्या किया? अपने भाई को भी एम्प्लॉय ऐड कर दिया, अपने बच्चे को भी एम्प्लॉय ऐड कर दिया, अपनी बेगम को भी एम्प्लॉय ऐड कर दिया, अपनी बहन को भी एम्प्लॉय ऐड कर दिया, अपने अब्बा को भी एम्प्लॉय ऐड कर दिया, और उन सबको भी 50-50 हज़ार रुपये सैलरी दे दी मैंने इसके अंदर से। सैलरी का खर्चा बढ़ गया? सैलरी का खर्चा बढ़ गया तो क्या इनकम कम हो गई? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। देयर आर मल्टीपल वेरियस एग्जाम्पल्स जो आगे जाएंगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस किस तरह से 2 नंबरी होती है। इसका ये मतलब नहीं है 2 नंबरी सिखा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ जस्ट टू इनलाइटन यू दैट हाउ थिंग्स आर मैस्ड अप, ताकि अगर आप ऑडिटर बनो तो अच्छे ऑडिटर बनो और वो चीज़ें पकड़ो। अच्छा, इसी तरह से जी बेटा, वो भी टैक्स हो जाएगी, लेकिन सैलरी की इनकम 6 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है। 50,000 इंटू 12 6 लाख, 6 लाख तक की सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इसीलिए मैंने 50,000 की एग्जाम्पल दी आपको। ठीक है, खैर अगर हो भी जाएगी तो वो बहुत कम रेट पे टैक्स होगी। कंपनी की इनकम टैक्स होती है 29% पे, सैलरी इनकम टैक्स होती है अभी आ रहा है, स्लैब रेट आ रहा है, आज ही कराऊंगा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रा।
थोड़ा सा ज़रा वार्म अप हो ना, कैलकुलेटर भी तो वार्म अप हो आज ज़रा, बात समझ आती है। तो एक्सपेंसेस को कम करना, एक्सपेंसेस को बढ़ाना आसान है, जाली एक्सपेंसेस दिखाना आसान है, टोपियाँ कराना टैक्स की दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है। बातें समझ आ रही हैं? मैंने तो आपको बताया 25 मिलियन की इनकम, तो जो इनकम कैश में आती है वो तो लोग दिखाते ही नहीं है। रिटेल आउटलेट्स के ऊपर आप जाओ, तारिक रोड की किसी शॉप पे चले जाओ, डॉलमेन, ये जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जो मॉल की शॉप्स हैं, वहाँ तो टैक्स वाले का बड़ा होल्ड है, क्योंकि उनकी सिस्टम्स टैक्स के साथ इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर आज आप तारिक रोड पे किसी शॉप पर चले जाओ, छोटी दुकान पर चले जाओ, तो वो छोटी मोटी दुकान का भी रेवेन्यू बहुत मोटा मोटा होता है। हाँ भाई, तारिक रोड पर कमर्शियल मार्केट के अंदर, समझ रहे हो? सदर में चले जाओ, दिखने को छोटा तो खोखा लग रहा होगा दुकान का, लेकिन वो खोखा जो है ना, वो दिन के 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जनरेट कर रहा होगा, पता भी नहीं होगा आपको। तो अब कैश की सेल आ रही है, कैश में पैसे आ रहे हैं, तो क्या मैं कैश के पैसों को छुपा सकता हूँ? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मैं कैश के पैसे घर ले जाऊँ, खा लूँ, पी लूँ, उड़ा लूँ, खत्म, किसी को पता नहीं चलेगा। तो कैश की इनकम को छुपाना भी आसान है, एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखाना भी, 2 नंबरी करना भी आसान है, और अगर फिर भी पकड़े जाएं तो कायदे आज़म जिंदाबाद। उसको पकड़ने के लिए भी तो सामने वाले में अकल चाहिए। इतने आकिल बालिग लोग एफबीआर ने हायर नहीं किए हुए। आप खुद सोचो ना यार, क्या आपके ख्याल में क्या बहुत टेक्निकल लोग, बहुत अच्छे लोग होंगे एफबीआर के अंदर? टैक्स वाले बहुत अच्छे होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठाए हुए उन्होंने वहाँ पे? ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो बैठे हुए वो CSS ऑफिसर्स बैठे हुए। आप देखोगे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, वो CSS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है? तो उनको एक्सपीरियंस हो के टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। मैं वो बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट डीमीनिंग देयर एक्सपीरियंस, उनको बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई किस्म के लोग नहीं बैठे हुए कि हम सोचें यार बड़े तुर्रम खान लोग बैठे हुए ऐसे, अरे राशि बैठे हुए। अच्छा, तो हमने कहा कि ये 4 मिलियन, इसको कम करने के बहुत रास्ते हैं। तो अब लोग क्या करते थे, ये तो मैंने आपको बताया, ये लोकल बिजनेस चल रहा है। कौन सा चल रहा है? गारमेंट्स बने और लोकली सेल हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन कंसिडर की जाती है, और एक्सपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे लिए, जाहिर सी बात है, फॉरेन रेमिटेंस जनरेट कर रही है, डॉलर्स जनरेट कर रही है। तो एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यही बिजनेस चल रहा है और ये लोकल सेल नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है? एक्सपोर्ट सेल हो रही है। क्या हो रही है? एक्सपोर्ट सेल्स हो रही है। तो हमने कहा सर अब ये लोकल नहीं है, ये कौन सी है? इसी को समझ लो, एक्सपोर्ट सेल हो रही है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये P&L तो साल के आखिर में बनेगा ना, पूरे साल की इनकम कब कैलकुलेट होगी? साल के आखिर में। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि साल के आखिर में हम टैक्स देंगे इस मुल्क को तो ये मुल्क चलेगा? तो फिर साल के 12 महीने क्या करेगा? फिर एक काम करते हैं, साल के 12 महीने हम सियासतदानों को छुट्टी दे देते हैं, आप लोग साल के 12 महीने छुट्टी करो, 12 महीने के बाद जब रिटर्न फाइल होगा हम पैसे देंगे, टैक्स आएगा, उससे फिर अगले साल मुल्क चलाना। ऐसा तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता ना? लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि इनकम कैलकुलेट होगी, पूरे साल का P&L बनेगा, पूरे साल के बाद हम टैक्स जमा कराएंगे, तो बस पूरे साल फिर कोई टैक्स नहीं देना हमने, अभी वो साल के आखिर में देना है। हमने कहा नहीं, रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स का। क्या कॉन्सेप्ट होता है? एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं? एडवांस टैक्स बोलते हैं पहले से टैक्स ले लेना। मिसाल ले रहा हूं मैं, आपकी साल के बाद इनकम आएगी 10 लाख रुपए और आपका टैक्स बनेगा मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या 1,20,000 रुपये बनेगा। कितना बनेगा? 1,20,000। तो 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 10 10 10 10 10 10 10, ऐसे ही है, सिंपल करते हैं उसको। तो लॉ क्या करता है? लॉ में जगह जगह पर एडवांस टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एडवांस टैक्स। सैलरी पर भी लगा दिया एडवांस टैक्स। क्या लगा दिया? एडवांस टैक्स। होता क्या है, जिस भी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है उसकी सैलरी है महीने की 1,00,000 रुपए,
क्या उसके बैंक अकाउंट में पूरे लाख रुपए आते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? आने चाहिए ना। जब साल के 12 महीने हो जाएंगे, 12 लाख रुपए उसकी सैलरी हो जाएगी, तब वो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके हुकूमत को दे देगा। हमने कहा अगर इतने अच्छे हर कोई होता तो हमारा मुल्क तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। हमें अपने टैक्स पेयर्स के ऊपर, हमें अपने लोगों पर एक ढेले का भी एतमाद नहीं। और जिस इकोनॉमी के अंदर टैक्स पेयर्स पर भरोसा नहीं होता ना, वहाँ पर एडवांस टैक्सेस की शरह ज़्यादा होती है। हमें पता है ये 12 लाख रुपए इनकम लेके साल के आखिर में हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाएगा, 12 लाख तो खत्म हो गए भाई मेरे पास, ऊपर से 4 लाख रुपए का कर्जा भी चढ़ गया, महंगाई इतनी है, टैक्स कहाँ से दूँ? कहाँ से लोगे अब तुम टैक्स? उससे नहीं ले सकते ना। नहीं दे रहा भाई मैं टैक्स, बताएगा ही नहीं, टैक्स चोरी कर लेगा वो। ठीक हो गई बात। तो इनकम टैक्स में जगह जगह विद होल्डिंग टैक्स का और एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है, आपसे टैक्स ले लिया जाएगा इन एडवांस। सैलरी मिल रही है लाख रुपए साल की, उसके हिसाब से साल की कितनी हुई? 12 लाख रुपए। मिसाल ले रहा हूं, साल की 12 लाख रुपए सैलरी हुई और आपका साल का टैक्स बनता है 1,20,000 रुपए। कितना बनता है? 1,20,000 रुपए। तो हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी कितनी आएगी? लाख रुपए आएगी? नहीं सर, 1,20,000 रुपए साल का टैक्स बना, डिवाइड बाय 12 करें तो हर महीने के हिसाब से कितना टैक्स कटेगा? 10,000। तो अब जो एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी डालेगा वो 1 लाख नहीं डालेगा, वो 10,000 रुपए टैक्स काट के डालेगा। और वो 10,000 रुपए कहां जाएंगे? गवर्नमेंट के पास एडवांस टैक्स। सबसे इजी मिसाल देके मैंने आपको एडवांस टैक्स, ये विद होल्डिंग टैक्स की, सॉरी एडवांस टैक्स की मिसाल नहीं, ये किसकी एग्जांपल है? विद होल्डिंग टैक्स की, कि हमने सैलरी में से टैक्स को क्या कर लिया? विद होल्ड कर लिया। ये दोनों भाई भाई हैं, एडवांस टैक्स और इसके ऊपर अभी बात और भी होगी, लेकिन जहां जहां जो जो तस्करा आता जा रहा है मैं उसकी हाइलाइट्स पेश करता जा रहा हूं। सही, फिल्म चल जाएगी जब इसकी डिटेल बातें आएंगी। तो विद होल्डिंग टैक्स, तो विद होल्डिंग टैक्स उसको बोलते हैं कि जब मिसाल के तौर पर मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई पेमेंट कर रहा है, जैसे कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी की पेमेंट कर रहा है। ठीक है, साल की सैलरी कितनी है? एनुअल सैलरी है 12 लाख और एनुअल टैक्स है 1,20,000। तो उसके हिसाब से देखो मंथली कितना बनना चाहिए। हमने कहा सर मंथली सैलरी बननी चाहिए लाख और मंथली टैक्स बनना चाहिए, एम्प्लॉय को मंथली सैलरी कितनी मिल रही होगी बैंक अकाउंट में? 90,000। और 10,000 रुपए इसकी जिम्मेदारी होगी। किसकी? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वो 10,000 रुपए का टैक्स काट कर हुकूमत को क्या करा दे? जमा करा दे। इसके नाम पे, इसके नाम पे। और अगर वो ना दे तो इसकी पिटाई होगी। टैक्स की दुनिया में पिटाई किसको बोलते हैं? पेनल्टी को, डिफॉल्ट सरचार्ज को, एक्सपेंस के डिसअलाउंस को। ये बातें आगे पढ़ेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि टैक्स की दुनिया में पिटाई कैसे होती है। इसकी टैक्स की दुनिया में पिटाई होगी अगर इसने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई। जैसे आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से ना निभाएं, ठीक तरीके से ना पढ़ें, तो क्या होगा? क्लास में जलील, घर पे भी जलील, हर जगह जलील, रिजल्ट खराब, घर पे पिटाई। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा टैक्स की दुनिया में फिर हम इसकी भी चित्रौल करेंगे। तुमने टैक्स काट लिया और जमा नहीं कराया, या तुम्हारी जिम्मेदारी थी टैक्स काटना, तुमने टैक्स ही नहीं काटा, थप्पड़, पेनल्टी, डिफॉल्ट सरचार्ज, एक्सपेंस की डिसअलाउंस। समझा मैं नहीं रहा, अभी बाद में देखेंगे। हाइलाइट्स, हिंट दे दी मैंने। इसको बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स, कि मैं किसी को पेमेंट करने वाला हूं, मैं किसी को क्या करने वाला हूं? पेमेंट करने वाला हूं, लेकिन लॉ ने मेरे पे जिम्मेदारी लगा दी। लॉ ने मेरे पे जिम्मेदारी लगा दी, ए भाई रुक, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको तूने पैसे कितने देने? 10 लाख। इस पे से 10% टैक्स काट, इसको 9 लाख दे, 1 लाख हमें दे। भाई क्यों? टैक्स वाला बोलेगा हम लॉ हैं, हम कह रहे हैं
अगर तू आज पूरे पैसे इसको दे देगा तो ये साल के आखिर में मुझे टैक्स जमा नहीं कराएगा। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? इसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, कि मैंने पेमेंट करनी है, उस पेमेंट में से मैं पूरी पेमेंट नहीं करूंगा, क्या कर लूंगा, टैक्स को विद होल्ड कर लूंगा। सही हो गई बात? उसको आमतौर पे विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये मेरा सुनना बहुत गौर से, ये मेरा प्रीपेड टैक्स है? क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा प्रीपेड टैक्स है? क्यों कह रहा हूं प्रीपेड टैक्स है? क्योंकि सर मेरा टैक्स का एक्सपेंस तो अभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। साल खत्म होगा तो मेरी इनकम कैलकुलेट होगी, तो मेरा टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, तब मुझे पता लगेगा मेरा टैक्स का एक्सपेंस कितना है। अभी नहीं पता। तो अभी मैं जो भी पैसे दे रहा हूं वो प्रीपेड नेचर का टैक्स है, प्रीपेड है। बात समझ आ गई? इसी तरह बिजनेसेस पर भी होता है। अच्छा, और एक और एग्जांपल भी होती है एडवांस टैक्सेस। एडवांस टैक्सेस क्या होते हैं? एडवांस टैक्सेस क्या होते हैं? जैसे आपका बिजली का बिल है। अब बिजली के बिल के ऊपर मैंने आपको कहा, आप देखेंगे कि जिनका 25,000 से ज़्यादा का बिल आता है और उनका नाम ATL में नहीं है, उनके बिल के अंदर एक टैक्स लगा हुआ होता है, इनकम टैक्स। आप उसको देखेंगे लिखा हुआ होगा एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 235 शायद, एडवांस टैक्स। तो आपसे बिजली का बिल भी ले रहे हैं, साथ में क्या भी ले रहे हैं, एडवांस टैक्स भी ले रहे हैं। तो आपने 3,000 रुपये का एडवांस टैक्स दे दिया। एडवांस की नेचर क्या होती है? प्रीपेड की नेचर होती है। क्या होती है? प्रीपेड की नेचर होती है। और एग्जाम्पल दें सर, क्लासिक एग्जाम्पल इसकी है इंटरनेट का बिल। इंटरनेट का बिल देखा है? कितने लोगों ने इंटरनेट का बिल देखा है? जो प्रॉपर बिल आता है, जो लोकल केबल नेट वाले को पेमेंट करते हैं वो नहीं, प्रॉपर किसने इंटरनेट का बिल देखा है? ट्रांसवर्ल्ड, ऑप्टोमी, और वो साइबर वाला कौन सा है? स्टॉर्म फाइबर, PTCL। ये वाले बिल का देखने का इत्तेफाक किस किस का हुआ है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। अगर नहीं हुआ तो आज घर जाके देखना। अगर अब्बा पेमेंट करते हैं, भाई पेमेंट करता है, उनको बोलना कि आप इस महीने का बिल ज़रा मुझे दे दें। क्या? नहीं यार, ईमेल आती है यार, इनवॉइस आती है, ऐसे नहीं आता। मैंने ट्रांसफर्ड भी यूज़ किया है। ट्रांसफर्ड के बिल की तो हर महीने ईमेल आती है मेरी जान, प्रॉपर ईमेल आती है ट्रांसफर्ड के बिल की। ठीक है, चेक करो किसका ईमेल गया हुआ है, और वो बिल एक खोल के देखो, उस बिल के अंदर ब्रेकअप होगा। अगर आपके बिल की पेमेंट बन रही है ना 3,000 रुपये, तो इंटरनेट के चार्जेस होंगे 2100-2200। पहले लगेगा उस पर सेल्स टैक्स, फिर लगेगा उस पर एडवांस इनकम टैक्स। इसका मतलब कि सर इंटरनेट पर भी मुझसे क्या ले लिया इन्होंने? इंटरनेट के पेमेंट पे भी मुझसे क्या कलेक्ट कर लिया? एडवांस टैक्स। ये विदहोल्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, यहाँ तो मैं किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस एक्सपेंस की पेमेंट के साथ भी मुझसे थोड़ा सा क्या ले लिया? एडवांस टैक्स ले लिया, पहले से ले लिया, पहले से ले लिया, एडवांस टैक्स ले लिया। आर यू गेटिंग दिस? ये एडवांस टैक्स ले लिया, ये बाद में इस्तेमाल होगा, ये बाद में एडजस्ट होगा। किससे एडजस्ट होगा? वेरी गुड, ईयर एंड पे जो मेरा टैक्स एक्सपेंस आएगा उससे ये क्या होगा? एडजस्ट होगा। इसकी बहुत सिंपल मिसाल एक और ले लो। कभी किसी पोर्ट ग्रैंड में जाते हो, पोर्ट ग्रैंड के अंदर क्या करते हैं कि वो एंट्री के ऊपर एक फ़ीस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एंट्री पे उन्होंने आपसे 1,000 रुपये की फ़ीस ले ली, एंट्री फ़ीस हो गई 1,000 रुपये, ठीक है। वो बोलते हैं भाई एंट्री की फ़ीस हमने आपसे 1,000 रुपये लिए ना, आप आगे जाओ, कुछ खाओ पियो और उसमें एडजस्ट हो जाएगा ये। अभी आप हमें ये पैसे दे दो 1,000 रुपये, अभी आप हमें ये पैसे दे दो 1,000 रुपये, आपने पैसे दे दिए 1,000 रुपये। क्या ये 1,000 रुपये आपका एक्सपेंस है? नहीं, अभी नहीं है, अभी मैंने प्रीपेमेंट कर दिए। क्या कर दिए? प्रीपेमेंट कर दिए। फिर जैसे ही मैं आगे गया और मुझे चाट वाला नजर आ गया, पानी पूरी वाला नजर आ गया, फ्राइज वाला नजर आ गया, पॉपकॉर्न वाला नजर आ गया, मैंने बोला भाई ये चाट कितने की? उसने बोला 500 रुपये की। ओह,
महंगाई बहुत बढ़ गई है, चलो एक चार्ट दे दो। फ्राइज वाले से पूछो ये फ्राइज कितने की है, 500 रुपये की। ओहो, चलो आप एक चार्ट दे दो, एक फ्राइज दे दो। और कहेंगे आप पैसे दो, आपने वो वाउचर दिखा दिया जो एंट्री पे आपको मिला था, भैया ये एडजस्ट कर लो। अब जब तुमने एक्सपेंस किया तो वो प्रीपेड तुम्हारा एडजस्ट हो गया, यानी जैसे ही तुम पोर्ट ग्रैंड में एंटर हुए होगे तो जैसे ही तुमने 1000 रुपए उस टिकट काउंटर पे जमा कराए होंगे तो तुमने एक एंट्री बनाई होगी, क्या? प्रीपेड एंटरटेनमेंट अमाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। जल्दी से आपने जेब से किताब निकाली, पेन निकाली, घर वाले बोल रहे क्या कर रहा भाई? अकाउंटिंग एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग। सर ने बोला बहुत जरूरी। जैसे ही आगे गए, पानी पूरी दे रहे पानी पूरी वाला, फिर से आपने निकाल के किताब निकाल के कोई एंट्री लिखना शुरू कर दी। घर वाले बोल रहे भाई क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? एक्सपेंस की एंट्री ना करूं, एक्सपेंस की एंट्री ना करूं। अब आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट 1000, और वो जो प्रीपेड आपने डेबिट किया था उसको क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। इसका मतलब कि ये प्रीपेड वाली जो चीज है ये आखिर में एक्सपेंस के अगेंस्ट क्या होती है सर? एडजस्ट भी होती है। अभी हमें तो पता ही नहीं था सर, हम तो कुछ एडजस्ट ही नहीं करते। देखें, एक और मजे की बात बताता हूँ आपको मैं। आप अपने टेलीफोन बिल के अंदर कार्ड डालते हो, टेलीफोन बिल बोल रहा हूँ, सिम में कार्ड डालते हो, 100 रुपये कार्ड डालते हो, कितने पैसे आते हैं? 80 रुपये आते हैं। आपका इनकम टैक्स कट जाता है उसके ऊपर। सर हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है फिर भी टैक्स कट जाता है, कट जाता है भाई। ये भी एडवांस टैक्स है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? एडवांस टैक्स। आप जैज़ की ऐप पे जाओ, यूफोन की ऐप के ऊपर जाओ, आपको पूरी एडवांस टैक्स की वो निकाल के देंगे, स्टेटमेंट निकाल के देंगे आपका कितना एडवांस टैक्स कटा है। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि जब जब आपने 500-500 रुपये वाले, 1000 वाले, 200 रुपये वाले, 100 रुपये वाले कार्ड डलवाए तो हर कार्ड के ऊपर आपका कितना कितना, आज ही सब जाके देखेंगे। ये टास्क है आपका, होमवर्क है ये आपका। जिसके फ़ोन में जो सिम लगी हुई है उसकी ऐप पे जाएगा, वो यूफोन की ऐप पे जाओ, जैज़ की ऐप पे जाओ, वारिद की ऐप पे जाओ और ज़रा एडवांस टैक्स की स्टेटमेंट निकाल लो और ज़रा देखो कि तुमने पूरे साल में कितना टैक्स पे किया है। हाँ हो सकता है, उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। इतना इंटरेस्ट होता है, पैसा माल सर मिला दे, बस पैसा मिला दे वापस कुछ करके। देखो कितना फ़ायदा तो मैं करा चुका हूँ, अभी कितना हो जाएगा फ़ायदा तुमको पता नहीं है आगे। अच्छा, तो आपके पास है ये होमवर्क है आपका। हाँ, ये होमवर्क आसान होमवर्क है, लेकिन ये करना है आपने, इंटरेस्टिंग होमवर्क है। अच्छा, लेकिन वो सिम आपके नाम पे नहीं होगी। अगर आपके नाम पे होगी तो आपके नाम पर एडवांस टैक्स कट के जमा हो रहा होगा। अगर आपके अब्बा के नाम पे होगी तो आपके अब्बा के नाम पर एक टैक्स सर्टिफिकेट निकलेगा। टैक्स सर्टिफिकेट निकलता है, शायद स्टेटमेंट निकलती है, ये टैक्स सर्टिफिकेट निकलता है। टैक्स सर्टिफिकेट भी निकलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपका पूरे साल का टैक्स इतना जैज़ ने जमा करा दिया है। कितना होगा? 1000 रुपये होगा, 1500 रुपये होगा, भाई कुछ भी होगा, 500 रुपये हो, इससे कता नजर। लेकिन वो 500 रुपये का क्या प्रीपेड टैक्स आपने जमा करा दिया है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। उसूलन अगर मेरी इनकम पे टैक्स जमा हो गया, हुमायूं है, अब हुमायूं ने पूरे साल में 1000 रुपए के 12 कार्ड डाले, 12,000 रुपये। हुमायूं ने टैक्स सर्टिफिकेट निकाला और उसके ऊपर लिखा हुआ कि आपका पूरे साल के अंदर एडवांस टैक्स 900 रुपये का जमा हो गया। ठीक होगी बात? हुमायूं कहेगा सर ये 900 रुपये मेरे जमा हो गए, मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है और मेरा टैक्स जमा हो गया। हमने कहा ओहो, तो तुम्हारी इनकम कितनी है? सर 0। तो इसकी इनकम पे टैक्स कितना बनेगा? 0। तो ये पूरा के पूरा प्रीपेड क्या एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है। अगर इसकी इनकम होती मिसाल के तौर पर 7 लाख रुपए, उसका टैक्स बना मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये, तो मैं बोलता भाई ये 10,000 रुपये 900 तूने पहले पे कर दिया, अब 10,000 में से कितना पे करना है तूने? 9,100। जो एडवांस तूने पे कर दिया वो लेस कर, बाकी का पे कर। अब उस बेचारे का कोई टैक्स ही नहीं बन रहा। उसने कहा सर 900 रुपये, सर क्या सर मुझे वापस मिलेंगे? हमने कहा वापस मिलने के लिए सबसे पहले तुमको बनाना पड़ेगा अपना NTN। हाँ सर मैं फ़ौरन बना लूँगा NTN घर जाके। आप और बताएं। जैसे ही तुम NTN बनाओगे तुमको FBR का नोटिस आएगा, आपके रिटर्न कहाँ हैं, आपने तो रिटर्न ही जमा नहीं करा है पिछले 2 साल के, पिछले 2 साल के तो रिटर्न जमा ही नहीं करा आपने। क्या करूँ सर?
उन्होंने बोला अब तो तुम फंस गए, अब तो तुमको हर साल नोटिस आएगा टैक्स रिटर्न जमा कराने का। अब तुम्हारी इनकम जीरो भी होगी तब भी तुमने रिटर्न जमा कराना है। जिस भी जवान ने घर जाकर एनटीएन बना लिया, अब उसको उसकी इनकम ना भी हो तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। मिसाल के तौर पर इसने इनकम टैक्स रिटर्न जमा, उसने मैंने कहा यार कोई मसला नहीं हुमायूं, नील रिटर्न जमा करा दो, 00000000000 नील रिटर्न जमा करा दो, इनकम तो तुम्हारी है नहीं, एसेट तो तुम्हारे है नहीं, हाँ सर कुछ भी नहीं, जमा करा दिया, इसने रिटर्न जमा करा दिया। जबकि इसके नाम पर एक बाइक आ रही थी, इसके नाम पर क्या आ रही थी, बाइक आ रही थी, उसका टैक्स भी जमा हो रहा था, इसने नील रिटर्न जमा करा दिया। फिर एक नोटिस आ गया, भाई आपके नाम पे तो बाइक है, आपने बोला आपकी इनकम 0000000, ये बाइक कहाँ से आई भाई, ये बाइक कहाँ से आई? तो 900 रुपए के चक्कर में बहुत सारे कायदे आज़म के नोट चले जाएंगे, सही है। तो जिसकी इनकम होती है वो एडजस्ट करवाता है। अब जितने भी लोग हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए आ रहे हैं ना, तो हम उसको कहते हैं अपने सारे बिजली के बिल दो जिस पे तुम्हारा टैक्स कटा है, वो सारा तुम्हारा टैक्स एडजस्ट होगा। तुम्हारी अगर सिम है तुम्हारे नाम पर, तो तुम्हारी सिम के ऊपर एडवांस टैक्स जमा हुआ होगा, वो तुम्हारा एडजस्ट होगा। तो अब मिसाल के तौर पर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और उसका टैक्स बनता है 5 लाख रुपए का, तो मैं उससे ये सारी एडवांस टैक्स की डिटेल लूंगा, उसके बिजली के बिलों पे टैक्स कितना कटा, मिसाल के तौर पर पूरे साल में 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स बिजली के बिलों पे कट गया। फिर मैं बोलूँगा तुम्हारे नाम पर 5 सिमें हैं, तुम मुझे उन 5 का सर्टिफिकेट निकाल के दो। मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये फ़ोन के ऊपर उसका एडवांस टैक्स कट गया, ठीक होगी बात। तो जितना जितना एडवांस टैक्स, मैं बोलूँगा इंटरनेट के बिल ला के दो, जो तुमने इंटरनेट के बिल के ऊपर टैक्स पे किया वो सारे मुझे ला के दे देगा। मैं बोलूँगा तुम्हारी गाड़ियाँ कितनी हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, चारों गाड़ी का जो तुमने टैक्स पे किया वो ला के दो। ये सारे हैं एडवांस टैक्सेस जो उसने जगह 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 पे कर दिए एडवांस में। अब साल के आखिर में उसका टैक्स बना 5 लाख, तो अब जो प्रीपेड था वो उस एक्सपेंस के अगेंस्ट क्या होगा, एडजस्ट होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो होता क्या था कि जब ये एक्सपोर्ट, जी बेटा नहीं ऐसा नहीं है मेरे बच्चा, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के बिल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपके इंटरनेट की बिल की अमाउंट पर लगता है, एडवांस टैक्स इंटरनेट की बिल की अमाउंट पर लगता है, उससे आपकी इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल यूँ ले लो, अब मैं बोल रहा हूँ जब बच्चे सवाल करते हैं तो उसके हिसाब से मेरे दिमाग में एग्जाम्पलें आ जाती हैं। उसकी छोटी सी मिसाल यूँ ले लो कि आप KNS में एडमिशन करने के लिए आए और उन्होंने आपसे एडवांस में एक फ़ीस ले ली। क्या ले ली? एडवांस में एक फ़ीस ले ली। कितनी ले ली भैया? 5,000 रुपये एडवांस दे दो। कितने सब्जेक्ट दे रहे हो, कितने नहीं दे रहे हो बाद में देखेंगे, रिजल्ट आएगा फिर बताएंगे कितने सब्जेक्ट लेंगे, पिछला वाला फेल होगा पास होगा, 1 पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। अभी हमने 5,000 रुपये दे दिए, रिजल्ट आया, पिछली दफ़ा 3 दिए थे, अल्लाह ना करे 1 रुक गया, 2 निकल गए। सर पहले तो प्लान था 3 नए उठाएंगे, अब 3 नए नहीं उठा रहे, अब सिर्फ 2 नए उठा रहे। पहले प्लान था 3 नए उठाएंगे, 20-20 हज़ार रुपये 3 पर्चे, 60,000 रुपये का एक्सपेंस आएगा, 5,000 रुपये उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे, 55 पे करना पड़ेंगे। अब सर 2 उठा रहे हैं, 20-20 के 2 उठा लिए, 40,000 रुपये का एक्सपेंस आया, 5,000 रुपये का एडवांस पे हुआ था, मजीद कितने पे करने हैं? बात समझ आती है? यानी कि एडवांस का ताल्लुक, अभी एडवांस तो एक प्री डिटरमिन्ड अमाउंट पर आपसे ले लिया, उसका ताल्लुक अभी आपकी इनकम से नहीं है वो एडवांस, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में एसेट की जगह पर मौजूद है। जब एक्सपेंस आएगा तो आप उससे एडजस्ट कर लें। क्या मैं समझा पाया आपकी बात को या नहीं? अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्लास के बाद भी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और क्लियर हो जाएंगे। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू में बता रहा हूँ एक्सपोर्ट का रेवेन्यू। 1991 में एक्सपोर्टर के लिए लॉ क्या था? उस वक्त एक्सपोर्टर्स के लिए क्या लॉ था? एक्सपोर्टर्स के लिए लॉ ये था कि जो भी आप माल एक्सपोर्ट करोगे तो बैंक में एक्सपोर्ट के पैसे गिरेंगे, एक्सपोर्ट के डॉलर गिरेंगे, डॉलर PKR में कन्वर्ट होंगे। अब ये सारे पैसे बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, रेवेन्यू 25 मिलियन। अब जाहिर सी बात है अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ना। इंटरनेशनल मार्केट में माल जा रहा है, डॉलर में पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते थे, हम उससे जैसे ही पैसे आते थे, जैसे ही पैसे अकाउंट में गिरते थे,
मिसाल के तौर पर आप इसको 24 कर लो, क्या कर लो, आसानी के लिए क्या कर लो 24, इसको क्या कर लो 6 कर लो, और इसको क्या कर लो। इसका मतलब हर महीने 2-2 मिलियन आए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, आसानी के लिए 12 महीनों में हर महीने में 2-2 मिलियन आए। तो लॉ ये था कि जैसे ही 2 मिलियन आएंगे, जैसे ही गर्मा गर्म प्रोसीड्स बैंक अकाउंट में गिरेंगी, जैसे ही गर्मा गर्म प्रोसीड्स 2 मिलियन की बैंक अकाउंट में गिरेंगी, हम उस प्रोसीड्स पे 1% का एडवांस टैक्स ले लेंगे या टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे, यूं कह लो 1% का टैक्स काट लेंगे। तो जैसे ही मंथ 1 में 2 मिलियन आए तो 2 मिलियन का 1% हमने काट लिया, कितना बना भाई 0.02 मिलियन बना, वो काट लिया, और हमने कितने दे दिए पैसे 1.98। 2 मिलियन पर 1% कितना बनता है 20,000 बनता है, 20,000 रुपए हमने काट लिए। हमने क्या काट लिए 20,000 रुपए काट लिए। इसी तरह हर महीने 2-2 मिलियन पर हमने क्या क्या काट लिए होंगे 20,000। एक्सपोर्टर इसकी एंट्री क्या कर रहा होगा प्रीपेड टैक्स डेबिट, प्रीपेड टैक्स डेबिट, क्योंकि अभी तो नहीं पता साल के आखिर में कितना प्रॉफिट आएगा, अभी तो मुझे नहीं पता कि साल के आखिर में प्रॉफिट कितना आएगा, उस पर टैक्स कितना लगेगा, लेकिन जो जो पैसे मेरे कटते जा रहे हैं मैं उसको प्रीपेड में ले जाता जा रहा हूँ। 20,000 प्रीपेड, 20,000 प्रीपेड, 20,000 प्रीपेड। 12 महीनों में कितना प्रीपेड हो गया होगा, हमने कहा सर 12 महीनों में 2,40,000 मेरा एडवांस या प्रीपेड टैक्स जमा हो गया है, जमा हो गया है, जमा हो गया है। अब टैक्स वाले से उसने बोला क्या करना है प्रीपेड टैक्स का, टैक्स वाले ने बोला करना क्या है, तुम अपना पीएनएल बनाओ, तुम अपना पीएनएल बनाओ और हमें बताओ कि तुम्हारा टैक्स बनता कितना है, तुम्हारा टैक्स बनता कितना है। हमने कहा पीएनएल बनाया, पीएनएल के हिसाब से कितना इनकम कितनी आई 3 मिलियन की इनकम आ गई। टैक्स रेट दे दूं ना मैं आपको, बेटा तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते मेरे बच्चा, मैंने तो चप्पल उतारे हुए। बस आप एक काम करो मेरे बच्चे, बात सुनो, 3-3-3 पहले पहले जो अटेंडीज है ना उनको दे दो, वो बाकी सब आगे दे देंगे, ठीक है। हाँ तो अब आप टैक्स रेट देखेंगे, बस अब आप इनको दे दो 8-10 दे दो, ये पीछे फॉरवर्ड कर देंगी। हाँ बस आप इनको दे दो 8-10, ये पीछे खुद ही फॉरवर्ड कर देंगी, ठीक है। अब यहाँ से दे दो मेरे बच्चा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करे। सर अगली दफा हम बांटेंगे हैंड आउट, देखेंगे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सबको मिल रहे नहीं मिल रहे, बिस्मिल्लाह पढ़ के बांटे सारे, बरकत हो उसमें था कि भाई। अच्छा मैंने अपने लिए भी नहीं रखा। अच्छा तो इसमें देखो 2 तरह के स्लैब रेट्स आ रहे हैं, पहले आपके पास लिखा हुआ होगा सैलरीड और दूसरे नंबर वाले क्या है आपके पास नॉन सैलरीड। तो दूसरे वाले आप अप्लाई करोगे अभी, नॉन सैलरीड, ये बिजनेस का केस है ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो, बाद में समझाऊंगा कब क्या इस्तेमाल होगा, अभी तो मैं जो डब्बा बोलूँ वो इस्तेमाल कर लो। अभी डब्बा नंबर 2 पे आओ, डब्बा नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे हम, डब्बा नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। डब्बा नंबर 2 में आपने देखा, डब्बा नंबर 2 में आपने कुछ देखा, क्या देखा आपने, टैक्स रेट्स को देखा। तो आपने देखा कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यानी अगर किसी ने 6 लाख तक की बिजनेस इनकम अर्न की तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स। फिर अगला क्या है स्लैब, इसको स्लैब्स कहते हैं। अगला स्लैब क्या है 6 से क्या हो बेटा, मेरा बच्चा जरा शेयर कर ले तो किसी के साथ देख ले तो मैं अगली, कितने बच्चों को नहीं मिला। हाँ तुम लोग करते ये हो ना कि पिछली क्लास में जो तादाद थी मैंने उसके हिसाब से फोटोकॉपी करा लिए। अब आज की क्लास में कुछ बच्चे घरों से उठ के और आ गए, उन्होंने कहा ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा, सर को लाइव देखेंगे, आ गए आज। अब मुझे पता नहीं, अच्छा खैर नहीं, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, कर दूंगा अभी, मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, अभी ज़रा शेयर कर लो, कोई टेंशन नहीं है। स्लैब्स बने हुए, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर क्या है 6 से 12 है क्या, 6 से 8, 6 से 12 होगा ना यार, 8 है। नीचे वाला देख रहे हो, हाँ तो दूसरा वाला है 6 से
8, और तीसरा क्या है 8 से 12, फिर है 12 से 24। अच्छा भाई, आराम से आराम से। तो देखो ये 3 मिलियन किधर आ रहा है, 5वें स्लैब में आ रहा है, 5वें स्लैब में आ रहा है। 3 मिलियन बाउंड्री लाइन पे आ रहा है, बाउंड्री लाइन पे आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन मैं कल सिखाऊंगा, इसकी कैलकुलेशन मैं अभी नहीं सिखा रहा, टाइम नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है। 3 मिलियन के ऊपर बनेगा 465, कितना बनेगा टैक्स, कितना बनेगा 3 मिलियन पे 465। कल सिखाऊंगा कैसे बनेगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। जिनको आ गया उनको समझ आ गया है, जिनको नहीं आया कल समझाऊंगा। इस पर टैक्स बनेगा कितना, इनकम टैक्स कितना बनेगा, इनकम पर टैक्स लगता है। ये स्लैब्स किस पर लगेंगे, इनकम पर लगेंगे। इनकम किसको बोलते हैं, वो क्या था, एडवांस टैक्स था, वो एडवांस टैक्स था, वो टैक्स एक्सपेंस नहीं था, वो एडवांस किसी भी चीज पे लग जाए हमें इससे क्या, बिजली के बिल पे लग रहा है एडवांस टैक्स यार, प्रीपेड कार्ड पे लग रहा है, इंटरनेट के बिल पे लग रहा है। एडवांस टैक्स किसी भी चीज पर कलेक्ट किया जा सकता है आपसे, एडवांस टैक्स किसी भी चीज पे कलेक्ट किया जा सकता है आपसे, लेकिन इनकम टैक्स असल लगेगा किस पे, इनकम पर लगेगा। इनकम क्या है 3 मिलियन, 3 मिलियन के ऊपर टैक्स कितना बना 4,65,000। हमने ऑलरेडी कितना पे किया हुआ है 20 20 20 20 20 करके कितना 240। तो हमने कहा इसमें से 240 आप लेस करो, बाकी कितना बचा 2,25,000। एफबीआर ने बोला बेटा 2,25,000 रुपए आप टैक्स हमें पे कर दो। एक्सपोर्टरों ने की चालाकी, उन्होंने कहा अच्छा ये सीन पार्ट है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक्सपेंस इतना ज़्यादा दिखाएंगे, अब हम अपना एक्सपेंस इतना ज़्यादा दिखाएंगे कि हमारी इनकम आए ही ना। उन्होंने क्या किया, जाली जाली एक्सपेंसेस बुक किए और अपने एक्सपेंसेस दिखा दिए 6.5 मिलियन। उसने बोला हमारा आ गया 0.5 मिलियन का लॉस। ये 465 पहले था, अब कितना बन गया नील, मिसाल के तौर पर नील टैक्स। भाई हम तो भिखारी हैं, हमारा तो टैक्स ही नहीं बना, हम तो गरीब लोग हैं। यार अजीब बात है यार, पूरे साल में इतनी एक्सपोर्ट करने के बाद भी तुम्हारी इनकम नहीं आई, क्या करें हालात, इनकम नहीं आई। तो अब तुम हमसे क्या चाह रहे हो, एफबीआर वाला बोल रहा है तुम हमसे क्या चाह रहे हो। उसने बोला मैं हम आपसे कुछ चाह नहीं रहे, हम तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। 240 का रिफंड बनता है, प्लीज आप 240 हमें दे दें। अब होता क्या था कि पूरे साल में ठीक ठाक कलेक्शन हुई, पूरे साल में ठीक ठाक कलेक्शन हुई, साल के आखिर में एक्सपोर्टरों ने अपनी इनकम को कचरा दिखा के सारे रिफंड ले लिए। तो एफबीआर ने बोला ये तो माल आ रहा है जा रहा है, आके फिर जा रहा है, कुछ ऐसा करो कि अभी हमारे पास रह जाए और ना जाए। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमने एफबीआर से पूछा आप टैक्स किस पर लगाते हो, उसने बोला इनकम पे लगाते हैं। तो इनकम तो ये है, इस पर टैक्स लगेगा तो नीली बनेगा, इस पर टैक्स लगेगा तो नीली बनेगा। हमने कहा एक काम करो, तुम एक काम ये करो, तुम इस अमाउंट को ही इनकम की डेफिनेशन में डाल दो कि जिस अमाउंट पर टैक्स एट सोर्स कटा वो इनकम का पार्ट है, और हमने जो टैक्स काटा वो फुल एंड फाइनल, उसमें से कुछ वापस नहीं मिलेगा। तो अब इनकम की डेफिनेशन याद करो, इनकम की डेफिनेशन का जुज नंबर 2, एनी अमाउंट which is subject to collection or deduction of tax at source, at source, जिधर भी लिखा हो ना at source, इसका मतलब जैसे ही वो अमाउंट जनरेट हुआ, जैसे ही वो पैदा हुआ, जैसे ही गर्मा गर्म अमाउंट जनरेट हुआ, हमने उसमें से पैसे काट लिए, हमने उसमें से पैसे काट लिए। हर वो अमाउंट जो जनरेट हुआ
और हमने उस गर्मा गर्म अमाउंट में से पैसे काट लिए और उसको एफटीआर डिक्लेयर कर दिया, वो इनकम है। नहीं नहीं सर, ये रेवेन्यू इनकम थोड़ी होती है। हमने कहा हम कह रहे हैं इनकम है तो इनकम है। यकीन नहीं आता तो इनकम की डेफिनेशन चेक कर लो, पॉइंट नंबर 2 चेक कर लो। हमने इसको इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया, लॉ का पार्ट बना दिया। अब हुआ क्या, पहले ये एडवांस टैक्स होता था, लेकिन अब हमने इसको कह दिया कि इस अमाउंट पर ये जो टैक्स कट गया, इस अमाउंट पर ये जो टैक्स कट गया, ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अब इसमें से आप कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं कर सकते, ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अब आपकी इनकम जितनी ज्यादा आ जाए हमें कोई टेंशन नहीं है, हम मजीद टैक्स नहीं लेंगे। कम आ जाए, जीरो आ जाए, लॉस आ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। ये अमाउंट आपको हम वापस करने वाले नहीं है। वापस से उस डेफिनेशन पर आ जाओ, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट जिस पर डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स हो जाए एट सोर्स, अंडर, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी अमाउंट जिस पर आपको एट सोर्स टैक्स कटता हुआ नजर आए, आप उसको एफटीआर घोषित कर दो। ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्या मतलब सर, सैलरी के ऊपर टैक्स कट रहा था, ये सैलरी थी ना, क्या सैलरी के ऊपर टैक्स कट रहा था? एट सोर्स कट रहा था, जैसे ही सैलरी मिल रही थी वैसे ही कट रहा था, एट सोर्स था। क्या ये एफटीआर है? ये एफटीआर नहीं। सुन लो, पहले सुन लो तसल्ली से। टैक्स एट सोर्स तो इधर भी कट रहा है, टैक्स एट सोर्स तो इधर भी कट रहा है, लेकिन क्या लॉ ने इसको एफटीआर बोला है? नहीं बोला। इसका मतलब ये एफटीआर नहीं है, ये प्रीपेड टैक्स है। ये क्या है? लेकिन ऐसी इनकम जिस पर एट सोर्स टैक्स कट रहा हो और लॉ ये भी कह दे कि ये इनकम कौन सी वाली है? एफटीआर वाली है, तो अब वो टैक्स बन जाएगा फुल एंड फाइनल। ऐसी इनकम जिस पर एट सोर्स टैक्स कटा, लेकिन लॉ ने नहीं बोला कि ये है फुल एंड फाइनल, तो हम अपनी तरफ से उसको फुल एंड फाइनल नहीं बनाएंगे, हम बोलेंगे ये प्रीपेड टैक्स। लेकिन जिस इनकम पर लॉ ने कह दिया कि ये है फुल एंड फाइनल, तो अब जो एट सोर्स, गर्मा गर्म एट सोर्स मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ इनकम, जैसे ही वो अमाउंट जनरेट हो रही है, उस पर जो टैक्स कट गया, अब वो हो जाएगा फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या ये बात याद रहेगी? इसकी एक और एग्जांपल है इंटरेस्ट इनकम। जैसे ही आपने बैंक में पैसे रखवाए, सूदी डिपॉजिट करवाया, अल्लाह माफ करे, सूदी डिपॉजिट करवाया, 1 लाख रुपए आपने बैंक में रखवा दिए। 1 लाख रुपए के बाद महीने के आखिर में आपको 1000 रुपए की इनकम जनरेट हो रही है। कितनी इनकम जनरेट हो रही है? 1000 रुपए की इनकम जनरेट हो गई। आपको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, उस 1000 रुपए में से 15 रुपए का टैक्स कट जाएगा। 1000 इंटू 15%, कितना? 150 का टैक्स कट जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में कितने आएंगे? 850 रुपए आएंगे। अब आप कह सकते हो कि सर ये टैक्स कट गया, क्या ये भी मेरा एडवांस टैक्स है? क्योंकि सर साल के आखिर में, तो फिर मैं आपको पता है ना, हमने बोला कुछ नहीं भाई, साल का आखिर वाखिर कुछ नहीं। इंटरेस्ट इनकम भी एफटीआर में आता है। ग्रॉस इनकम जैसे ही इनकम जनरेट हुई, जैसे ही 1000 रुपए जनरेट हुए, गर्मा गर्म टैक्स लग गया 15% का, और लॉ ने कह दिया कि ये क्या है? एफटीआर। हमने कहा अब इसमें से कोई एक्सपेंस लेस नहीं होगा। अब इस 1000 रुपए की इनकम में से तुम कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते, खत्म, फुल एंड फाइनल। इसी तरह डिविडेंड इनकम जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट्स मिलता है। शेयर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया और उस कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर कर दी, और आपके पास 100 शेयर्स थे, नहीं
थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं। आपके पास 1000 शेयर्स थे और हर शेयर पर 1-1 रुपए का डिविडेंड मिला है आपको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने, तो अब 1000 शेयर के ऊपर 1-1 रुपए का प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। सर डिविडेंड इनकम 1000 रुपए आ गई, अब मैं क्या करूं? हमने कहा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी FTR इनकम है, 15% का टैक्स लगता है, 150 रुपए का टैक्स लग जाएगा, तुमको मिलेंगे 850 रुपए। सर इसमें से क्या मैं कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकता? FTR की इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होंगे। इसको प्रीपेड बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये फुल एंड फाइनल है, ये फुल एंड फाइनल है। अब इस पर ना कोई मजीद टैक्स लगेगा ना तुम्हें ये वापस मिलेगा, तो प्रीपेड करने का कोई फायदा नहीं है। हो गया एक्सपेंस। जी बेटा, NTR में होगा। ये देखो मैंने लिखा था, कहीं लिखा था NTR के अंदर एक पॉइंट लिखा था, एडवांस टैक्स इज एडजस्टेबल डिडक्टेबल, लिखा है मैंने। NTR में एडवांस टैक्स एडजस्ट होगा, डिडक्ट होगा। FTR के अंदर वो एडजस्ट डिडक्ट नहीं होगा, वो तो फुल एंड फाइनल एक्सपेंस हो गया। नेट प्रॉफिट जितना भी है कोई मजीद टैक्स इस पर नहीं लगेगा। लॉस भी आ जाए तो वापस मिलने की कोई उम्मीद, पता कैसे चलेगा? FTR को लॉ बताएगा, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स FTR है, लॉ बताएगा। इंटरेस्ट इनकम FTR में टैक्स होगा, लॉ बताएगा। डिविडेंड इनकम FTR में टैक्स होगी, लॉ बताएगा। इनका रेट भी अलग है, कौन सा रेट है, क्या रेट है, लॉ बताएगा। NTR नहीं बताएगा, हमने कहा नहीं बताएगा। जो FTR नहीं है वो सारा क्या है? दो कैटेगरीज होती हैं, FTR और MTR। जो FTR और MTR नहीं है वो सारा क्या है? NTR। इस पे बात कर लेंगे, कल थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे टाइम लगाना पड़ा इसके ऊपर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ का, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी देखो कॉन्सेप्ट्स ओवरलोड होंगे थोड़े से जरा, ना एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ठीक हो गई बात। फिर फुल एंड फाइनल टैक्स, क्या लग रहा, कैसे लग रहा? अच्छा, ये जो मैंने एक्सपोर्ट्स की एग्जांपल दी, इसको एक्सपोर्ट्स ही रखना, लोकल बिजनेस वाला FTR में नहीं आता, एक्सपोर्ट वाला FTR में आता है। एक्सपोर्ट वाला मैं सर्विसेज दूंगा ना लोकल, सुनो, मैं लोकल सर्विस दूंगा ना किसी भी क्लाइंट को, वो NTR में फॉल करेगा। लेकिन अगर मैंने सर्विस दी इंटरनेशनल क्लाइंट को, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर FTR 154A लग जाएगा, उसके ऊपर सेक्शन 154A लग जाएगा। अब आपको क्या पता सेक्शन, ऐसे ही मैं जरा भरम मारने के लिए सेक्शन नंबर बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा रोक पड़े मेरा। ये एक्सपोर्ट्स फॉल करती हैं सेक्शन नंबर 154 में, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉल करती है 154A में। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी, दोनों के दोनों FTR में, फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती हैं, और ये दोनों के दोनों CA फाइनल में कोर्स में कवर्ड होंगी। ये मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए तो आपको समझा दिया है, लेकिन इसकी टैक्सेशन, इसका टैक्स ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में कवर्ड नहीं होगा, ये CA फाइनल के अंदर कोर्स में आएगा आपके। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऊपर जो टैक्सेशन होगी वो हम डिटेल में देखेंगे कैसे होगी। ये भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एरिया होता है, तो ये जब हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सरसरी बता दिया है, लेकिन डिटेल में इसको हम देखेंगे। अच्छा, तो चूंकि आप लोग बैठे हुए हैं, तो जितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो हुमायूं जरा कर देते बेटा डिस्ट्रीब्यूट। शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपके भी सारे पेपर पास करा दे, अल्लाह पाक सबके सारे पेपर पास कराए। दिल छोटा नहीं करो, मेहनत करो बस। ठीक है मेरे बच्चों, अब जिसका कोई सवाल जिसके दिल में था वो पूछ ले जल्दी से, जल्दी से। जी, विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स दोनों प्रीपेड नेचर ही होता है, लेकिन विद होल्डिंग का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब मिसाल के तौर पर मैंने आपको सैलरी देनी है, मैं आपको सैलरी पूरी नहीं दे रहा, आपकी सैलरी में से मैंने अमाउंट को विद होल्ड कर लिया, रोक लिया। आपको देनी थी मैंने लाख, आपको देनी थी मैंने लाख रुपए की सैलरी, लेकिन मैंने 10,000 रुपए विद होल्ड कर लिया, और मैंने कितनी दे दी आपको? 90,000। इसको मैं कहूंगा विद होल्डिंग टैक्स। आपके लिए ये प्रीपेड ही है, लेकिन एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने कोई खर्चा किया, इंटरनेट का बिल पे किया, बिल पे भी कौन कर रहा है? मैं।
और उसके ऊपर एडवांस टैक्स भी कौन पे कर रहा है? मैं। तो फिर मैं विदहोल्डिंग का वर्ड यूज नहीं करता, फिर मैं यूज करता हूं कि मैंने इंटरनेट के बिल के साथ एडवांस टैक्स पे कर दिया। नहीं है समझ बात? ये देखें, मैं थोड़ा सा ये रब कर रहा हूं, आप लोगों ने कॉपी तो कर लिया ना? असल में ये जरा गौर से देख लो, छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ये मैं जरा बता रहा हूं आपको। मिसाल के तौर पर ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, इसने पैसे देने थे ₹1,00,000, लेकिन इसने 10,000 रुपए रोक लिए, विदहोल्ड कर लिए और पे कितने किए? 90,000। अब ये जो पैसे इसने विदहोल्ड किए हैं ये किसको जमा कराएगा? FBR को जमा कराएगा। अब ये एम्प्लॉई है, इसने अपना इंटरनेट का बिल पे किया, इंटरनेट का बिल पे किया, इंटरनेट का बिल तो था 2,000 रुपए, लेकिन इसने पे किया 2,200। कितना पे किया? 2,200। तो ये इसने खुद से पे किया, तो हम कहेंगे ये एडवांस टैक्स है। ये किसी ने उसके पैसे रोके नहीं, तो देखा जाए तो ये इसने खुद से जेब से निकाल के पे कर दिया, और वो उसकी जेब से एम्प्लॉयर ने निकाल के पे कर दिया। इसको मैंने बोल दिया विदहोल्डिंग, इसको मैंने बोल दिया एडवांस टैक्स। हैं दोनों प्रीपेड नेचर के, एडवांस पे कर, हमारे बिहाफ पे किसी ने रोक के पे कर दिया, वो विदहोल्डिंग कहलाएगा। है दोनों का नेचर सेम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे अल्फाज को वापस ले लो, ऐसे खतरनाक अल्फाज को बोलना भी गुनाह है। तौबा तौबा करो, तौबा 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 तौबा। अभी हम पूरा पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और ये तो सिर्फ प्रीपेड टैक्स है ना, प्रीपेड टैक्स है, प्रीपेड टैक्स है। प्रीपेमेंट तो किसी भी तरह से हो सकती है ना भाई, प्रीपेमेंट तो किसी भी तरह से हो सकती है ना, प्रीपेमेंट। भाई मिसाल के तौर पर आपने किसी भी अमाउंट की प्रीपेमेंट करनी है। क्या करनी है? प्रीपेमेंट करनी है। या यूं समझ लो कि मैंने टेलीफोन का बिल, रेंट है, अब रेंट, आपने रेंट की प्रीपेमेंट करनी है। रेंट की क्या करनी है? प्रीपेमेंट करनी है। रेंट है आपका एक्सपेंस, लेकिन लैंडलॉर्ड कह रहा है अगर आप प्रीपेमेंट करना चाह रहे हो तो एक काम ये करो कि रेंट आपका बनता है 1,00,000 रुपए। तो लैंडलॉर्ड ने बोला तुम एक काम ये करो कि तुम ना इम्तियाज से 10,000 रुपए का सामान लेके मुझे लाके दे दो। इम्तियाज से 10,000 रुपए का सामान लो, मुझे चाहिए चावल, चीनी, घी, आटा, ये तुम इम्तियाज से ला के मुझे दे दो 10,000 रुपए का सामान। तो क्या ये तुमने 10,000 रुपए की प्रीपेमेंट कर दी? हाँ या ना? कर दी। बोला यार मुझे और प्रीपेमेंट करनी है, और कैसे करूं मैं? बोला अच्छा एक काम करो, मैं कल लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे टिकट करानी है, 15,000 रुपये की टिकट है, तुम एक काम करो वो टिकट करा के मुझे दे दो। आपने 15,000 रुपये की टिकट भी करा के दे दी उसको। ये भी क्या है? प्रीपेमेंट। इसका मतलब आपने टोटल रेंट कितना प्रीपे कर दिया? 10 और 15, 25। तो ये प्रीपेमेंट करने के मोड्स हो गए ना। आपने बोला मुझे और प्रीपे करना है, और अच्छा यार टेंशन नहीं लो, मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस जमा करा दो 15,000 30,000 रुपये। आपने स्कूल में गए, उसके 2 बच्चों की फीस जमा करा दी 30,000 रुपये। क्या वो भी एडवांस हो गया? तो भाई मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से आपने एडवांस टैक्स पे किया है, सिंपल। और वो सारा एडवांस किससे एडजस्ट होगा? आपके मंथली रेंट से एडजस्ट होगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं एडवांस टैक्स पे करने के, प्रीपेड टैक्स पे करने के। जगह जगह पर हुकूमत आपसे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से पहले से टैक्स कलेक्ट कर रही है, क्योंकि पूरा मुल्क पूरा साल चलेगा, सिर्फ साल के आखिर में आपके टैक्स से नहीं चलेगा। उनको तो रोज पैसा चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन डेली चाहिए। एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 147 एडवांस टैक्स का, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं, वो भी सीए फाइनल में आएगा, क्वार्टरली एडवांस टैक्स का, वो भी एक अलग दुनिया है। तो ये टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस पर थोड़ी बात मैं कल भी करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।